Hello and good evening to all. Have you faced the problem in most likelihood many of the student are facing in their life? क्या आप ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस किए हैं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते हैं, बट होता क्या है कि जब एग्ज़ाम जब ओवर होता है और आपका रिज़ल्ट जब आता है तो आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैनी ऑफ देम हैव द सेम क्यूरी दैट दे कंप्लेन। उनका ये कंप्लेन होता है कि सर हम लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए थे, बट हम लोग का जो है उतना मार्क्स अच्छा एग्ज़ाम में नहीं आ पाया। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है एग्ज़ाम में आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है? सबसे बड़ा रीज़न है कि आप मेहनत भी किए, आप पढ़ाई भी किए और आपके अंदर नॉलेज भी है, बट आप ये नहीं जानते हैं कि उस नॉलेज को एग्ज़ामिनेशन पेपर में एक्सप्रेस कैसे करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर। दैट इज़ द लैकिंग पार्ट ऑफ योर एग्ज़ामिनेशन। आपका एग्ज़ामिनेशन में जो कमी होता है वो ये होता है कि आप रिप्रेजेंटेशन नहीं जानते हैं आंसर का, कि आंसर को लिखा कैसे जाता है, राइट। और अगर आप इस वीडियो को टिल द एंड देखते हैं तो I assure you that you are in a position to understand completely how to write the answer। तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, आप ये समझ जाएंगे कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है और फिर आपके एग्जामिनेशन में भी एक बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को टिल द एंड देखिए। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द 7 टिप्स बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर, योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। लेट्स बिगिन। देखिए, एक चीज़ को याद रखेंगे आप कि, और इस बात को आप अपना माइंड में सेट करके रखिए कि जब आप आंसर लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो अपने दिमाग में ये बात को हटा के रखिए कि ये मेरा जो कॉपी है उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो जल्दी से जल्दी मेरा कॉपी को चेक कर सके। वो जितना टाइम लगाएगा आपके कॉपी में, आपका मार्क्स उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि जितना टाइम वो लगाएगा तो आपकी गलती को वो ढूंढेगा। इसलिए आपको कोशिश ये करना है और आंसर को इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है कि मेरा कॉपी को जल्दी से, आसानी से चेक कर सके, ठीक है, कम टाइम में चेक कर सके, ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा डिसकम्फर्ट नहीं हो और ज़्यादा उसको तलाशना और खोजना नहीं पड़े कॉपी में। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके आंसर लिखेंगे, ठीक है, तब आपका जो है मार्क्स श्योरली आपका इम्प्रूव होगा और आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो टिप नंबर 7 है, ठीक है, टिप नंबर 7 ये है कि आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे 5 नंबर का सवाल होता है और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसको आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे। क्यों? देखिए, एक स्टूडेंट उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है और एक स्टूडेंट उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा है। तो जो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा है ऑब्वियसली उसका कॉपी को पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, और जो टीचर है जब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा वो डिसकम्फर्ट होगा कॉपी चेक करने में, तो उसका फिर मार्क्स कटेगा। इसलिए जब आप पॉइंट बेसिस पर लिखते हैं तो टीचर आसानी से उसको चेक कर पाता है और फिर आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि उसको पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखें। ठीक है, और इससे होगा क्या कि पॉइंट फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव होने का चांस रहेगा। जब भी आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका जो स्कोर है वो श्योर है, उसमें आप उस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाएंगे, ज़्यादा मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। नाउ 6th पॉइंट और 6th जो टिप है आपका वो ये है कि राइट आंसर टू द पॉइंट। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब हम लोग एग्ज़ाम का जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम लोग में जोश होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि उस जोश और उस एनर्जी में जो 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं।
ठीक है, और ये मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो शुरू में जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग आंसर करते हैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, और जब टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं और जब लास्ट में पहुंचते हैं 5 नंबर वाला सवाल में, तो उसमें फिर चूँकि समय कम होने की वजह से फिर हम लोग उसका जितना आंसर होना चाहिए, जितना लेंदी होना चाहिए, उसको हम कट कर देते हैं। और इससे होता क्या है कि जब हमारा जब कॉपी जब चेक होता है तो जो आपका एग्जामिनर है वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है, इसलिए कि जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं होता है। ठीक है, और कीप इन माइंड दैट योर लेंथ ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। आप उतना ही लंबा लिखेंगे जितना नंबर का सवाल है। जैसे 1 नंबर का सवाल है तो 1 लाइन, 2 नंबर का सवाल है तो 2 लाइन, और 5 नंबर का सवाल है तो उसके अकॉर्डिंग आप ठीक है पूरा 1 पेज तक आंसर आप उसमें दे सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आंसर टू द पॉइंट हो, जितना पूछा गया है आपको उतना ही जवाब देना है, बढ़ा चढ़ा के लिखने का कोशिश नहीं करना है, और जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। कभी भी भूल के ऐसा नहीं करें कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आप 1 पेज लिख दिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आप आधा पेज लिख दिए, राइट। तो कीप इन माइंड दैट आंसर शुड बी टू द पॉइंट and the length of your answer is in according to the marks of the question, right? Now the point number 5, that is tip number 5 is attempt question in a sequential order। ठीक है, कोशिश ये करना चाहिए एग्जाम में कि आप उसको सीक्वेंस में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं करें कि अभी 1 बनाए फिर आप 2 बनाए और सीधे आप चले गए 10 नंबर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ एग्जामिनेशन में आपको जो बुकलेट मिला हुआ होता है उसमें तो अरेंज किया हुआ होता है। ठीक है, 1 के बाद आपको 2 ही बनाना है, 2 के बाद आपको 3 ही बनाना है, और अगर आप नहीं बनाते हैं तो उसमें आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं गड़बड़ाएगा, है ना। लेकिन जिस एग्जामिनेशन में बुकलेट नहीं मिलता है, सिर्फ आपको कॉपी मिलता है, ब्लैंक पेपर, उसमें आपका आंसर लिखना है, तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस को मेनटेन करके रखें। चूँकि मेन हमारा मोटिव क्या पहले ही बताएं कि टीचर को जितना ज़्यादा आप टाइम लगवाएंगे कॉपी को चेक करने में, इवेलुएट करने में, उतना ज़्यादा आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो अगर आप सीक्वेंस को छोड़ेंगे तो हो सकता है कि टीचर आपका हेजिटेट हो जाए कि आप 1 बनाए, 2 बनाए, फिर उसके बाद 10, फिर 12, फिर 3, तो उसको बार बार पेज इधर उधर करना पड़े। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आपका जो इंप्रेशन है थोड़ा सा बैठ जाता है और मार्क्स कम होने का चांसेस होता है। तो आपको ध्यान ही देना है कि जब भी आपको सादा पेपर मिले एग्जामिनेशन में, ठीक है, बुकलेट का हम बात नहीं कर रहे हैं, बुकलेट में ऑलरेडी सीक्वेंस मेंटेन रहता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में सीक्वेंस मेंटेन ही रहेगा। ठीक है, आप अगर नहीं लिखेंगे तो आप उसको छोड़ के आगे जा सकते हैं, फिर रिटर्न होकर आपका आंसर वहीं लिखना होगा। बट जिस एग्जामिनेशन में आपको वाइट पेपर मिलता है वहाँ पर आपको सीक्वेंस को मेंटेन रखना है। और ये क्या होता है कि सीक्वेंस को मेंटेन रखने से डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है टीचर को कॉपी चेक करने में, और आपका मार्क्स अच्छा आता है। ठीक है, और ये देखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्वेश्चन को सोल्व करके आते हैं उनका मार्क्स ज़्यादा अच्छा आता है कंपेयर टू दोज हु डज नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन ए सीक्वेंस ऑर्डर, राइट। नाउ द टिप नंबर 4 इज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब आप आंसर लिखते हैं अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और आपको लगता है कि ये इस आंसर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो टीचर आपका कॉपी को चेक करता है, ठीक है, उसके पास एक मॉडल आंसर होता है और वो चेक करने वाला उस कीवर्ड को आपके आंसर में ढूंढता है, और अगर उसको मिल जाता है तो फिर वो पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा और आपके कॉपी को फटाफट चेक करके अच्छा स्कोर दे के वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि टीचर को आसानी होता है कॉपी चेक करने में, तुरंत आपका जो पॉइंट अंडरलाइन किया हुआ देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है, और टीचर को जो पॉइंट ढूंढने में आसानी होता है, और उसको फिर क्या होता है कि आसानी से आपका आंसर पढ़ पाता है वो, और वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं करता है कॉपी को चेक करने में, और बहुत अच्छा स्कोर आपको फिर मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर लिखने में कोशिश आपको ये करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन करें। ठीक है, जैसे मैथ्स में तो उतना ज़्यादा आपको चूँकि थ्योरेटिकल पोर्शन होता नहीं है, जिनका थ्योरेटिकल पोर्शन है उनको अगर आप परमे बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप थ्योरम सोल्व कर रहे हैं तो उसमें आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। आपका जो साइंस है, आपका जो एसएसटी है, उसमें आप अंडरलाइन करेंगे।
ठीक है, मतलब जहाँ जिस हद तक पॉसिबल हो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें, इससे बहुत बेनिफिट होता है एग्जामिनेशन में, और जो आपका टीचर जो कॉपी को इवेलुएट करता है बहुत अच्छा मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ द टिप नंबर 3 इज मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। ठीक है, एग्जामिनेशन में कभी कभार हड़बड़ी में होता क्या है कि स्टूडेंट्स लोग करते क्या है कि क्वेश्चन लिखना ही भूल जाते हैं, सिर्फ आंसर लिख के चलाते हैं, या फिर गलत क्वेश्चन लिख देते हैं और उसका फिर जो आंसर होता है वो फिर उससे रिलेवेंट नहीं होता है, तो फिर उनका स्कोर क्या होता है, कट जाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी आप आंसर लिखने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से आप मार्क्स कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन में कि हड़बड़ी में आप क्या किए कि या तो क्वेश्चन को लिखना ही भूल गए या तो क्वेश्चन नंबर गलत मार्क्स कर दिए। राइट, द टिप नंबर 2 इज ड्रॉ ए लाइन आफ्टर आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। राइट, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन आंसरिंग। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है, अगर आप प्लेन पेपर में लिख रहे हो, ठीक है, बुकलेट का हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा एग्जामिनेशन का पैटर्न जैसे जैक का हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बुकलेट होता है तो उसमें ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ होता है। कुछ एग्जामिनेशन में जैसे आप हायर डिग्री का जब ग्रेजुएशन लिख रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम लिख रहे हो तो उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि जब भी आप आंसर को कंप्लीट करें तो अंडरलाइन कर दें। उससे क्या होता है कि टीचर जो है उसको डिसकम्फर्ट नहीं होता है एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, और आसानी से वो समझ सकता है कि फिर ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, और इतना ही नहीं, अंडरलाइन करने से क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और उसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो और आपका आंसर कंप्लीट होता है तो आप सिंगल लाइन या डबल लाइन खींच करके उसको एंड करेंगे, ताकि टीचर को आसानी से बात समझ में आ जाए कि क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टिप नंबर 1 एंड द फाइनल टिप is that never miss a single question in your examination. Never miss a single question in your examination. कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर को छोड़ना चाहिए। ठीक है, और ये जनरली लोग जानते हैं इसलिए इसको हम लास्ट में रखें, बट आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो कुछ भी आ रहा है उसको उसमें लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको एक तो कुछ मार्क्स मिलेगा ही नहीं, और सबसे बड़ा क्या होता है कि आपका बैड इंप्रेशन जाता है टुवर्ड द टीचर, बिकॉज हर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन को छोड़ देना ये बहुत क्या होता है, एक्सट्रीमली बैड पार्ट होता है कि आपके अंदर इतना एबिलिटी भी नहीं है कि आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप कुछ तो पढ़े होंगे उस पॉइंट के अबाउट, कुछ तो पढ़े होंगे, तो इसलिए आपको अगर अपना अच्छा इंप्रेशन देना है तो आपको उसमें आंसर में अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कुछ ना कुछ लिखना ही है। तो बात आपको समझ में आया, कुछ ना कुछ जो भी आप जानते होंगे उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। और एक टेक्नोलॉजी और एक तरीका हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को कि अगर मान लीजिए आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं और आप कुछ भी पढ़ के गए हैं, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं आया है, आप कुछ भी पढ़ के गए हैं, आपको जो याद है उसी को लिख दीजिए। और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स एग्जाम में मिल जाता है। इसलिए जैसे जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप कुछ क्वेश्चन को टिक करते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है, ये आने वाला है। बाय द वे अगर वो क्वेश्चन नहीं आया, आपको याद तो है वो क्वेश्चन, ठीक है, नया क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसी क्वेश्चन को आप जो जानते हैं उसको उसी में आपको लिख देना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। राइट, तो चलिए वीडियो को समराइज करते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे कि आंसर राइटिंग करना कैसे है। हम लोग आज 7 टिप्स डिस्कस किए कि कैसे करके आंसर लिखा जाता है। टिप नंबर 7 क्या था कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लंबा क्वेश्चन होता है आपका 5 मार्क्स का और उससे ज़्यादा का, उसको आपको पॉइंट में लिखना है। ठीक है, कभी भी उसको पैराग्राफ में लिखने का कोशिश नहीं करना है। अगर कोई वे नहीं है तब पैराग्राफ में लिखेंगे, बट एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक संभव हो सके उसको हमको पॉइंट में लिखना है। ठीक है, टिप नंबर 6 हम लोग क्या डिस्कस किए कि आंसर टू द पॉइंट लिखना है। जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही आंसर लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में जोश और जुनून में एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन का लंबा लंबा आंसर लिख दिए। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है जितना मार्क्स का है उतना ही उसका आंसर लिखना है और क्या करना है, उसको टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है,
टिप नंबर 5 हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि सीक्वेंशियल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि रैंडमली आप क्वेश्चन को बना दिए, कोशिश ये करना है कि सीक्वेंस को मेंटेन करके चलना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। टिप नंबर 4 क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने में, आंसर को इवैल्यूएट करने में आसानी होता है। नाउ टिप नंबर 3 क्या था? टिप नंबर 3 ये था कि आपको एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखना है ठीक ठाक से। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आप क्वेश्चन को ही छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर मार्क करना भूल गए। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन नंबर ठीक ठाक से लिखा हुआ है कि नहीं, गलती तो नहीं हो गया। और टिप नंबर 2 क्या है कि जब भी आप आंसर को कंप्लीट करेंगे तो आपको सिंगल लाइन या डबल लाइन खींच देना है आंसर के एंड में। एंड लास्ट वन जो टिप नंबर 1 था कि आपको कभी भी ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है, जो भी आप जानते हैं उसको आंसर को लिख देना है। ओके, if you think that the video is valuable and helpful, please share your fellow aspirants and share your friends as well. And if you still not subscribe our channel, do subscribe our channel and hit the like button as well. I will meet you soon. Till the time, please take care. Bye bye, good day, thank you very much.